हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो ये टोटल हमारा जो है इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ऑफ कैपिटल वगैरह के बारे में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन पर आते हैं कैपिटल जो है। कैपिटल कैपिटल क्या होती है? हमारी वैल्यू है बिल्डिंग मशीन और इन्वेंट्री की रुपीज वैल्यू है इसके सारे स्टॉक की एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लो ऑफ स्पेंडिंग है, यानी खर्च का हमारा जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, यानी फॉर्म्स वगैरह जो इन्वेस्ट करती है आगे बिजनेस में, वो है जिससे कि हमारा एक्टिशन होता है फिजिकल स्टॉक में, कैपिटल यानी जुड़ता है उसके अंदर। कुछ साइलेंट फीचर्स इन्वेस्टमेंट के कि हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उस वो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, और शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड में। और अगर हम लोग बात करें सप्लाई साइड की, तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट जो है डिटरमाइन करता है कैपिटल स्टॉक को, यानी मेन मैग्नीट्यूड मेन पॉइंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से ही कैपिटल स्टॉक डिटरमाइन होता है, तो वो लॉन्ग रन में ग्रोथ भी बताता है। और इन्वेस्टमेंट वोलाटाइल है नेचर में, वोलाटाइल मतलब चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से जो हमारी जो जीडीपी है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है इन्वेस्टमेंट की वजह से। और भी कुछ बातें हैं इन्वेस्टमेंट की। पहली कि ये एक लिंक है प्रेजेंट और फ्यूचर में, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है मनी मार्केट और बुल मार्केट में, और ये लिंक प्रोवाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मॉनेटरी पॉलिसी से, जिससे कि इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर पाता है। और ये टैक्स पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में भी एक लिंक प्रोवाइड करता है। आगे है डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड और द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या कह रहा कहता है कि भाई, अगर हम लोग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कंसर्न, स्टॉक ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो ये डिमांड कंज्यूमर्स डिमांड करेगा मकान के रूप में, फॉर्म्स ऑफ होम्स, और बिजनेस करेगा डिमांड मशीन्स के रूप में। यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो वो मकानों को खरीदेगा, और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो मशीनों को खरीदेगा। ठीक है। और सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ कैपिटल जो कंसर्न है वो एक फिक्स रहती है, इट इज फिक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए, डिमांड फॉर कैपिटल ज़्यादा हो जाए सप्लाई ऑफ कैपिटल से, तो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हो जाता है, नया हो जाता है, नई मशीन और नए मकानों। ठीक है। आगे था कंज्यूमर डिमांड। अब भाई हमने बात की कंज्यूमर डिमांड किस चीज़ की करेगा, होम्स की, हाउसेस की करेगा। उसके बारे में तो पढ़ते हैं। तो कहता है कि हर एक मार्केट में जो है कुछ प्राइवेट होम्स होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ न्यू होम बनाए जाते हैं, नए नए मकान बनाए जाते हैं हर साल बहुत सारे उसमें, जिससे कि जो है एग्जिस्टिंग स्टॉक में और प्रोवाइड होम्स में और जुड़ जाते हैं। ठीक है। और मकान जुड़ जाते हैं, प्राइवेट जो है प्राइवेट होम्स बनाए जाते हैं। अब इसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर पर। पहला फैक्टर है इनकम का। अगर किसी एक फैमिली की, किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाए तो वो नए मकान ले लेगा, या फिर बड़े मकान में चला जाएगा, पुराना छोटा मकान बेच के बड़े मकान चला जाएगा, या फिर नया मकान खरीदेगा। और ज़्यादातर जो फैमिली होती है वो ये उम्मीद करती है कि हाई इनकम जैसे जैसे होगी तो वो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाउसिंग में जो है करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा थे मॉर्गेज पेमेंट। अब देखो मॉर्गेज पेमेंट मतलब क्या है कि आपने जो है मकान जो है लोन वगैरह पे लिया होगा। ठीक है। तो ये हाईली सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट को लेकर, मॉर्गेज जो है हाईली सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड मकानों की गिर जाएगी। ठीक है। अगर मॉर्गेज रेट गिर जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो लोगों की मंथली कॉस्ट पड़ती है मकान खरीदने की वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो डिमांड होगी हाउसिंग की वो बढ़ जाएगी, और जो है रियल इस्टेट बिजनेस के जो है हम मकानों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब ये मकानों के रेट बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, बिल्डर जो हम लोगों का वो क्या है उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो नए मकान बनाएंगे, और जो बड़े बड़े मकान बनाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, मकानों की कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है टैक्सेस। टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर वहाँ पे प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट है मकानों के लिए, तो जो डिमांड जो है हाउसिंग की जो डिमांड है वो बूस्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे हमारे दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक म्यूचुअल चैनल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अफेक्ट करती है फिजिक्स मार्केट को, और लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्लुएंस होता है इंटरेस्ट रेट से। तो एक लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को
लाना पड़ेगा, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ ओइंग कैपिटल कम हो जाए और डिमांड जो है डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ जाए। दूसरा है कि टैक्स अगर कम होंगे कैपिटल पे, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी है, तो अगर हम लोग टैक्स कम कर दें कैपिटल में तो इससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक मॉनेटरी पॉलिसी आए, बढ़िया मॉनेटरी पॉलिसी आए, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी आए तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ओवर फिजिकल पॉलिसी में अगर टैक्सेस को कम कर देंगे तो भी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब आगे आता है फर्म्स की डिमांड की बात करते हैं। फर्म्स किस चीज़ की डिमांड करेगी? फर्म्स मशीन्स की डिमांड करेगी, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे। चलो इसको पढ़ते हैं। चलो वो ये फर्म्स डिमांड स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कहते हैं जो फर्म्स की डिमांड है वो कैपिटल प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी डिमांड होती है। ठीक है, जिससे कि उसको गुड्स और सर्विस को बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। तो जो अमाउंट होगा कैपिटल का वो फर्म्स डिमांड जो करेंगे वो डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल एंड द एडिशन टू रेवेन्यू, यानी कितना हमारा जो है खर्चा आएगा नई कैपिटल को ऐड करने का, और उससे हमें कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी उसका कंपैरिजन देखना पड़ेगा। अगर हमारी कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चलो इसमें दो बातें आती हैं, एक आता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा द रेंटल ऑफ कैपिटल। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ये एक एक्स्ट्रा आउटपुट है, जैसे उन्होंने जो भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल हायर की है उससे जो वो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो कहता है जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो डिमिनिश होती है जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात है, कम लगाएंगे ज़्यादा बनाएंगे तो बढ़ेगा, अदरवाइज अगर हम लोग ज़्यादा पैसे लगाएंगे कैपिटल, अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल कम होता जाएगा। दूसरा था रेंटल ऑफ कैपिटल या फिर द यूजर ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ जो जो वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसका जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं रेंटल ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर हमें सही पता लगाना अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कि भी कैपिटल को आगे, कैपिटल स्टॉक को आगे बढ़ाने के लिए कितना खर्चा आया, तो हमें जो है रेंटल कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक फर्म जो है प्रॉफिटेबल जब होती है जब वो अपने स्टॉक को ऐड करती है और जो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होता है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, और ये इट विल गो ऑन इन्वेस्टिंग, और ये जब तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर नहीं पहुंच जाता। जैसे बराबर पहुंचेगा और कम होना शुरू होगा तो वहाँ पे वो जो है एडिशन को रोक देंगे। तो कहता है तो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अराइव करने के लिए हम लोग जो है इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द अराइव एट द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये माना जाता है कि फर्म जो है फाइनेंस करती है बोरोइंग के थ्रू एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट वो करेगी फर्म वो कहाँ से करेगी? बोरोइंग से करेगी। ठीक है, लेकिन कहता है जो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो होती है हमारी आर इक्वल टू आई माइनस पाई की पावर ई। आर क्या? हमारा एक्सपेक्टेड रियल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमने कितना सोचा था। आई है हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है नॉमिनल है, और पाई ई है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा वो है हमारा पाई ई। कहता हाउएवर ओवर द टाइम देयर इज आल्सो वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल, वो हमारी कौन सी रेंटल कॉस्ट थी, वियर एंड टीयर कैपिटल भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रहेगी। तो वो क्या हमारी रेंटल कॉस्ट क्या होती है? आर प्लस डी, और आर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? आई माइनस पाई की पावर ई। तो ये हमारा बन गया आई माइनस पाई की पावर ई प्लस डी। डी क्या हमारा? डेप्रिसिएशन एट D% पर एनम, जो डेप्रिसिएशन बनेगा क्योंकि ये जो कैपिटल स्टॉक बढ़ा रहे हैं वो मशीन का बनाएंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी होगा। आगे कहता है जो फर्म विल गो ऑन इन्वेस्टिंग, कब तक करती रहेगी? जब तक मार्जिन रिटर्न ऑन द लास्ट यूनिट ऑफ कैपिटल फॉल्स टू लेवल ऑफ रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम लोग ऊपर पढ़ के हैं सेम टू सेम वही पॉइंट है। अब देखो ये एक फिगर बना है, इस फिगर में क्या है? विच डिपिक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व। ये हमारा कौन सा है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये एमपी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व है। ठीक है, ये रेंटल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है RC1 से RC2 पर। इससे क्या हमारा डिजायर जो कैपिटल है स्टॉक का ये कम हो रहा है। ये देखो ये K1 से K2 पे पहुंच गया। तो हेंस जैसे हम लोग हमारी रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती जाएगी उससे हमारा जो डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो कम होता चला जाएगा। एक और फिगर है इसमें हमने भी बताया कि इसमें बताया कि
अगर इंक्रीज करेंगे आउटपुट में, डिपेक्ट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन आउटपुट, तो हमारा जो साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो कहते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व शिफ्ट टू द राइट एम पी के वन से एम पी के टू की तरफ, और जो हमारे जो डिमांड है कैपिटल की वो के वन से के टू की तरफ चले जाते हैं। अब के याद रखना, के हमेशा जो इकोनॉमिक्स में कैपिटल के लिए के वर्ड ही यूज किया जाता है। कहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन ये बन के आएगी, के स्टार इक्वल टू जी ब्रैकेट आर सी कोमा वाई। तो यहाँ पे के स्टार हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल है, आर सी हमारा रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वाई हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और जीडीपी है। अभी इक्वेशन क्या बता रही है, कहते हैं कि इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर इंक्रीज होगा तो उससे डिक्रीज हो जाएगा हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब फिगर 12.1 में पड़ा था। और अगर जो इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट लेवल या फिर जीडीपी, तो वो हमारा जो डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फिगर से क्या क्या बताएंगे, अगर रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीड्स टू डिक्रीज, अगर हमारा जो इंक्रीज होगा रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो डिक्रीज हो जाएगा हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल। और अगर हमारा इंक्रीज करेगा आउटपुट लेवल, तो हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब इसमें जो फैक्टर है जो डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल पे फर्क डालते हैं, यानी किस किस वजह से बनता है। तो पहला है उसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब इक्वेशन 1 जो है हमें सजेस्ट करती है कि हमें कितना स्टॉक रखना है कैपिटल का, और वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ आउटपुट पे, जो कि हो सकता है एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर सम फ्यूचर टाइम, यानी जितना हमने सोचा था उतना कुछ फ्यूचर टाइम तक हो सकता है, या फिर वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ सालों तक चल सकता है। और जो करंट आउटपुट है जो कि हमने निकाला था, वो परमानेंट आउटपुट है, एक्सपेक्टेशन के बराबर हो सकता है। आगे था टैक्सेस। टैक्सेस के दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहला है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और दूसरी टैक्स पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो कहते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है जो प्रोपोर्शनल टैक्स ऑन प्रॉफिट्स है, ठीक है, प्रॉफिट पे लगता है, हमें पता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। तो फर्म इज लायबल टू पे अ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट इन टैक्सेस, द हायर द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जितना ज़्यादा हायर होगा इनकम कॉर्पोरेट टैक्स, उतना जो है रेंटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो डिजायर स्टॉक कैपिटल है वो कम हो जाएगा। वहीं पे कहता है कि जो टैक्स पॉलिसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की है, यानी कि उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जैसे इनपुट क्रेडिट होता था, एक प्रॉफिट मिलता था, अगर ऐसा है तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्राइस है कैपिटल स्टॉक का वो कम हो जाएगा, इससे हमारी रेंटल कॉस्ट जो है हमारी कम हो जाएगी और हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यानी अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ेगा तो हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल घटेगा, और अगर पॉलिसी अच्छी होगी इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट की होगी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की होगी, तो उससे हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर आती है हमारी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो अफेक्ट करती है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को, और इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, और जो है आईएस कर्व को पोजीशन करता है। तो तीन बातें आती हैं फिजिकल पॉलिसी में, एक कॉर्पोरेट टैक्स, एक इनकम टैक्स क्रेडिट और तीसरा आईएस कर्व। कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहली बात आती है हाई टैक्स, हाई ज़्यादा टैक्स जो होगा, हाई टैक्स बट अ लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर ज़्यादा टैक्स हो लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो, तो इससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे रहता है और इससे हमारी डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ती है। वहीं पे अगर लो टैक्स होता है लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे ज़्यादा करती है, तो इससे क्या होता है, ये डेफिसिट आ जाता है गवर्नमेंट बजट में, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और डिमांड फॉर कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो कहता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो इससे क्या होता है, डिमांड फॉर कैपिटल पे फर्क पड़ता है। और डिक्रीज करेंगे अगर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बाय सेंट्रल बैंक, अगर डिक्रीज कर दे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो फर्म जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी। ठीक है।